अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग कुशल खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 58, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एडवांस लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले एसएसआर प्रॉपर्टीज, जैसे कि गेटर और सेटर, ये क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है। ये इसके बाद इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर एक आता है। जैसे आपने टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था ना, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? हाँ, साथ भाई, व्हाट डज अ, टाइप ऑफ ऑपरेटर डू? सर वो डेटा टाइप बताता है। उसको लिखने का तरीका क्या है? सर आप टाइप ऑफ लिखते हैं पीछे से वो वेरिएबल बनाते हैं ना सर, उसमें आप टाइप ऑफ लिखते हैं आगे से। भाई वो टाइप बताता है बिल्कुल। उसी तरीके से इंस्टेंस ऑफ बताता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किसका चाइल्ड है। ठीक है, उसके पेरेंट के बारे में बताता है। अगर वो उसका पेरेंट होगा तो ट्रू दे देगा, अगर पेरेंट वो उसका नहीं होगा तो वो फॉल्स देगा। ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स देता है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर कोई क्लास है और उससे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या कोई कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, उससे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम चेक कर सकते हैं कि यार वाकई ये ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है या नहीं। तो वो इसके थ्रू चेक करते हैं, इंस्टेंस ऑफ के थ्रू। इसके बाद भाई एक कीवर्ड आता है, स्टैटिक कीवर्ड। हमने मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ा था, याद है आप लोगों को? मैथ ऑब्जेक्ट याद है? जी, साद जी अनीफ, मैथ ऑब्जेक्ट याद है? सर। तो मैथ ऑब्जेक्ट में क्या आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ रहा था? आप कैसे उसके मेथड को एक्सेस करते थे? सर उसको वेरिएबल में डाल देते थे, फिर मैथ डॉट गेट आवर्स एक्सेस करते थे मिनट्स जो नहीं, मेरे चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे कि मुझे अगर न्यू जैसे स्ट्रिंग बनानी हो, तो हम न्यू करके फिर स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ऐसे। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किसी भी क्लास से बनाना होता है तो हम कैसे करते हैं? न्यू न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। ऐसा ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना हो तो हम न्यू करके करते हैं। ऐसा ही है। जी सर। पर मैथ की सूरत में ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता है। हम न्यू का कीवर्ड यूज ही नहीं करते। तो मैथ खुद में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जिसका कोई भी मतलब आप उससे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो। आप उसको यूज, वो एक यूटिलिटी ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं। एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट आप उसको कह सकते हो, कि वो ग्लोबल स्पेस में मौजूद है। आप जब भी चाहो उसका डायरेक्टली यूज करो, बिना उसको इनिशियलाइज किए, मतलब बिना उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है। मैथ नोट हम रैंडम यूज कर रहे थे मैथ, तो ये जो सारे मेथड्स हैं वो सारे स्टैटिक मेथड्स हैं। ठीक है। वहां मैंने स्टैटिक आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को आगे जाके पढ़ाऊंगा कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। और ये मैथ के जो आप मेथड्स को एक्सेस डायरेक्टली कर पा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये तो हमारे पास खुला हुआ है ना, ये है ना। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग के मेथड ऐसे यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग, ठीक है, फिर आप इसके ऊपर वो लगा रहे हो। देखते हैं, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, अभी देख लेते हैं यूज करके कि क्या ये इसका आउटपुट देता है कि नहीं होता। मैं विथआउट न्यू कीवर्ड यूज किए इसको यूज कर, ये कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग का। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये फोर दे रहा, मतलब वर्क कर रहा है। ये भी मेरे ख्याल से ग्लोबल है, और न्यू के साथ भी वर्क करता है ये। ठीक है, न्यू के साथ भी वर्क कर रहा है। पर मैथ ऑब्जेक्ट के साथ आप न्यू का यूज नहीं कर सकते। मैथ ऑब्जेक्ट के साथ आप न्यू का यूज ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, एरर एरर दे देगा वो। देखो, मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये क्या कह रहा है? मैथ कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ठीक है। अगर हमें यूज करना होता तो हम कैसे करते थे? मैथ डॉट रैंडम करके, मिसाल के तौर पर हम ऐसे डायरेक्टली यूज करते थे। तो जो रैंडम का मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है। और जो स्टैटिक मेथड होता है वो किसी क्लास को बिलोंग करता है, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं। वो देखते हैं आगे, अभी समझ में नहीं आएगा आपके। उसके बाद भाई एक चीज होती है यूज स्ट्रिक्ट, इसको भी देखेंगे आज।
और मेन और इम्पोर्टेंट चीज इस रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर, इसको हम देखने वाले हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। और वो जो पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, सबका आप दोनों को क्लियर है? जो लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं, हनीफ, साद। थोड़ा थोड़ा। प्रोटोटाइप क्या होता है साद भाई? प्रोटोटाइप क्या होता है? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर है मेरा भी, मैंने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले वो क्लास। जी, आपको क्या समझ में आया? प्रोटोटाइप है क्या? वाई वी यूज प्रोटोटाइप? जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप का क्या क्या काम है? भाई मेहनत करो, मेहनत करो, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा। ये इंटरव्यू में पूछे जाते सवाल, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे आपसे सवाल ये पूछेंगे, एडवांस लेवल के। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एक्सेसर प्रॉपर्टीज पे, कि भाई एक्सेसर प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्सेसर प्रॉपर्टीज जैसे कि ये गेटर और सेटर, ये क्या कहलाती है? एक्सेसर प्रॉपर्टीज होती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट और मतलब शो कराने या सेट करने के लिए यूज होती है। बात समझ में आ रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करना और उनको शो करना, ये काम होता है एक्सेसर प्रॉपर्टीज का, जो कि हमारे पास है। इसकी दो टाइप है, गेटर और सेटर। एक्सेसर प्रॉपर्टीज की दो टाइप है, गेटर और सेटर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊं, एक्सेसर प्रॉपर्टीज इन जावास्क्रिप्ट आर मेथड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं बेसिकली, दैट गेट एंड सेट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ऑब्जेक्ट की, उसको सेट करने में मदद करते हैं। दे आर यूज टू डिफाइन कस्टम बिहेवियर व्हेन गेटिंग और सेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तब तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं डायरेक्टली अभी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं फिलहाल क्लास का यूज नहीं करता, या ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, नेम। ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी जीत कुमार। उसके बाद भाई एज 28। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको फर्स्ट नेम बना देता हूँ और उसको लास्ट नेम बना देता हूँ। लास्ट नेम कुमार। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इसमें मसला पता है क्या था? इसमें मसला ये है कि आप जो है ना डायरेक्टली क्या कर रहे हो, डायरेक्टली जो है इनकी प्रॉपर्टीज को बाहर से चेंज कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आके मैंने कर दिया हनीफ। ठीक है, अगर मैं अब दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट को खोल के, तो ये मुझे ऐसे दिखाएगा, फर्स्ट नेम हनीफ और लास्ट नेम कुमार। तो यार ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। हम डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर पा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट में इसको रोकने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। अगर दूसरी लैंग्वेज होती ना, तो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर आते हैं, प्राइवेट, पब्लिक। उससे होगा क्या कि भाई आप ये फर्स्ट नेम की जो प्रॉपर्टी है, वो जो है आप बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट के अंदर गेटर्स और सेटर का यूज करना पड़ता है, पर यहाँ पर ये प्राइवेट और पब्लिक का कीवर्ड है नहीं। तो ये तो मतलब मैं आपको फायदा समझा रहा हूँ कि गेट और सेटर का फायदा क्या है दूसरी लैंग्वेजेस में, क्योंकि ये जो ओप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ये आपको पता है शुरू से नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया है। ओप्स को जावास्क्रिप्ट में बाद में ऐड किया गया है, किसको देख के? जावा की ओप को देख के। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसकी ओप को देख के इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ओप को डाला गया है। ठीक है, तो वहां पर पब्लिक, प्राइवेट, ऐसे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। पब्लिक का मतलब है, जैसे कि अभी ये प्रॉपर्टी क्या है? पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये है कि भाई कोई भी इस फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी को इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस करके उसको चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है हनीफ साहब? मैं गेटर्स और सेटर्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि वो क्यों यूज होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं इसको प्राइवेट बनाने का। अगर मैं यहाँ प्राइवेट लिखूं भी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एरर दे दिया इसने मुझे। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या ये फर्स्ट नेम, तो ये एक्सेसिबल नहीं है प्राइवेट जो है ना, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप उसको बाहर से डायरेक्टली
जो है उसको एक्सेस करके चेंज कर पा रहे हो। तो दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, वहां पर गेटर्स सेटर्स होते हैं, तो इस यहाँ पर भी हमारे पास गेटर्स और सेटर्स है। तो गेटर्स और सेटर्स कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फुल नेम, ठीक है, और रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ से, मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा। अच्छा, टेम्पलेट लिटरल क्या होता है मुझे बताओ हनीफ, व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल? सर ये थोड़ा जहन में नहीं है अभी। भाई टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग को लिखने का तरीका है, डबल कोमा सिंगल कोमा हम यूज करते थे, उसी तरीके से ये एक टेम्पलेट लिटरल का तरीका है जिसमें हम बैकटिक का यूज करते हैं। उसके अंदर पता है फायदा क्या है? फायदा ये है, आप देखना, माय नेम इज, अब मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल को यहाँ पर डाल सकता हूँ डॉलर, और इसके अंदर रखूंगा उसको फर्स्ट नेम, ठीक है, डॉलर लास्ट नेम, मुझे वो प्लस ऑपरेटर लगाने की अब जरूरत ही नहीं है। एंड माय एज इज, ये मैं पढ़ा चुका हूँ यार, अब पता नहीं क्यों भूल जाते हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो, ठीक है। तो ये फिलहाल तो एक्सेसिबल नहीं होंगे, उसकी वजह कौन बताएगा? ये फिलहाल एक्सेसिबल नहीं होंगे अगर मैं इसको करूँ ओबीजे डॉट फुल नेम, तो ये मुझे यहाँ तो एरर देगा, यहाँ तो ये कुछ भी नहीं देगा, यहाँ तो ये कुछ भी नहीं देगा, यहाँ एरर देगा। ये देखो, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है भाई फर्स्ट नेम डिफाइंड ही नहीं है, हालांकि यहाँ पर तो डिफाइंड है, पर ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम डिफाइंड ही नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? हाँ भाई, क्या वजह है इसकी कि ये बोल रहा है कि फर्स्ट नेम डिफाइंड नहीं है, हालांकि मैंने डिफाइन कर रखा है? तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, इस ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, अभी इसको नहीं पता चल रहा है कि भाई ये किसकी बात हो रही है। अब जैसे ही दिस लगा दिया ना, अब इसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दिस डॉट एच, ठीक है। अब ये देखो, रिटर्न, मैंने रिटर्न करवा दिया, मुझे यहाँ पर कंसोल कराना था, सॉरी। तो अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, माय नेम इज जीत कुमार एंड माय एज इज 28, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। पर इसमें पता है क्या है, इसमें ये है कि आपको, अगर मुझे ये एज अ प्रॉपर्टी नेम चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि फुल नेम जो है वो मुझे, जैसे मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ ना, ऐसे जैसे मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ ना, ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, मैं ऐसे इस मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे पेरेंथेसिस लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पेरेंथेसिस हट जाए, मैं क्या चाह रहा हूँ हनीफ, कि ये पेरेंथेसिस हट जाए। तो उससे, उसके लिए आप क्या करोगे? अगर अभी देखूंगा तो ये मुझे उसका रेफरेंस दे देगा फंक्शन का, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा गेट, ठीक है। अब आप इसको देखूंगा तो ये वर्क करेगा, ये देखो, माय नेम इज जीत कुमार एंड माय एज इज 28, मुझे पेरेंथेसिस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इसको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ना कि एक मेथड की तरह। बात समझ में आ रही है? अब ये जो फुल नेम आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट और फुल नेम, ये आपको लग रहा होगा कि ये इस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी है, पर आप यहाँ पर देखो ये एक फंक्शन है। ये जादू किसकी वजह से हो रहा है? ये जादू हो रहा है इस गेट कीवर्ड की वजह से, ठीक है। आप इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हो, आप इस फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी। तो एक गेटर सेटर का एक ये भी फायदा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछो। अभी हमने गेटर सीखा है, ये गेटर हमने सीखा है। गेटर का काम है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करना, गेट करना, जो जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखो जीत कुमार और ये 28, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है जिनको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ और शो कर पा रहा हूँ। सर बात ये समझ में आ सिर्फ रही है? मेथड के साथ यूज होता है या प्रॉपर्टीज के साथ भी होता है? क्या चीज? ये सिर्फ मेथड के साथ होगा। आप चाह रहे हो कि जो मेथड है ना, मैं एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करूं, आप ये चाह रहे हो कि ये जो मेथड है ना,
मैं बजाय इसके ये मेथड लगे, मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट हो, ठीक है। गेटर का काम ही यही है कि आपका जो डेटा है उस पर कोई प्रोसेसिंग करके बाद में आपको शो करवाना। एक ये भी इसका काम है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिए। माय नेम इज जीत कुमार, फिर एंड, फिर ये क्या है, मेरे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी इसके अंदर, मतलब कुछ प्रोसेसिंग करके आपको एक स्ट्रिंग में दिखा रहा हूँ, कुछ इस पे कंप्यूटेशन करके, कोई वैलिडेशन लगा के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे फुल नेम बना देता तो ये बन तो जाती, पर आप उसमें वैलिडेशन वगैरह चेक्स वगैरह नहीं लगा पाते। अब जो यहाँ पर मैंने कारस्तानी की है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल आ जाए लाइक दिस, तो आप यहाँ पर तो नहीं कर सकते ना वो काम। यहाँ पर किया तो देखोगे ये फुली वर्क करेगा मेरे पास। ये देखो, जीत वो कैपिटल में हो गया क्योंकि मैंने इसको कैपिटल में कर दिया। तो आप उस पे अपनी प्रॉपर्टी पे कोई प्रोसेसिंग भी कर सकते हो उसकी वजह से, ठीक है। आपके माइंड में सवाल होगा कि सर ये हम तो फंक्शन के साथ भी तो कर सकते हैं। तो भाई फंक्शन के साथ आप ये हटा के नहीं कर सकते, आपको ये लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ खेलना है तो भाई गेटर सेटर का यूज करो, सिंपल सी बात है। मुझे भी पहले इसका लॉजिक समझ में नहीं आता था कि यार जब हम ये काम एक नॉर्मल फंक्शन से कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर गेट की जरूरत ही क्यों है। तो गेट की जरूरत इसलिए कि भाई आप एक फंक्शन को मतलब एक एज अ प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हो यूजर को, तो उसके लिए यूज करो आप इसको, ठीक है। आप कोई प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो अपनी प्रॉपर्टीज पे तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। गेटर समझ में आया मुझे बताओ, गेटर का काम क्या है, आप मुझे आप लोग बताओ। साथ भाई हनीफ, फंक्शन ऑफ गेटर। का चेंज चेंज हो जाता है उसमें, उसके में हेलो, हेलो, गेटर सेटर का यूज करते हैं। आपकी आवाज नहीं आई, कट गई। साथ भाई, गेटर सेटर क्यों यूज करते हैं, ये जो एक्सेसर प्रॉपर्टीज हैं इनको क्यों हेलो यूज कर रहे हैं। सर, ये हम मेथड को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं गेटर सेटर। एक तो ये ठीक है, दूसरा कोई प्रोसेसिंग करनी हो अपनी प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि अभी मैंने देखो ना यहाँ पर प्रोसेसिंग की, लाइक माय नेम इज, फिर इस फर्स्ट नेम को मैंने मतलब मैनिपुलेशन उसके ऊपर की है अपनी प्रॉपर्टीज पे, अगर सिंपल वर्ड में ये कहना चाहूँ तो उसके लिए आप गेटर सेटर का यूज करते हो। ये कन्वेंशन है कि आपको इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। आप गेटर तो आपने देख लिया, अब आते हैं सेटर की तरफ। अब सेटर नाम से जाहिर है भाई सेट करेगा, तो सेम नेम से बना लेते हैं इसको। यहाँ पर कोमा लगाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है, ठीक है। सेट और फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा क्योंकि ये सेट करेगा। आप कोई भी उसको प्रॉपर्टी दोगे, मतलब वैल्यू, आप यहाँ पर कोई वैल्यू दोगे तो वो सेट करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, वैल्यू। और मैं क्या करूंगा कि भाई दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू डॉट स्प्लिट। अगर आपको स्प्लिट याद होगा तो आप लोग इजीली समझ जाओगे, ठीक है। फर्स्ट नेम वैल्यू डॉट स्प्लिट, और उसका 0 इंडेक्स में यहाँ रख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे अनीफ समझाएंगे, पर मैं ये पूरा कर लूँ 1 मिनट इसको। दिस डॉट लास्ट नेम वैल्यू डॉट स्प्लिट, और इस पे आएगा 1 सेट, ठीक हो गया। ये कर दिया मैंने सेट यहाँ पर, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि फुल नेम जो है जीत कुमार से चेंज होके हो जाए कपिल दास। अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अब सेटर को भी देखो मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, सेटर को भी मैं गेटर की तरह यूज कर रहा हूँ। फर्क क्या है कि भाई अब मैं इसको वैल्यू असाइन कर पा रहा हूँ, अब मैं इसको एक वैल्यू दे पा रहा हूँ। अगर ये फंक्शन होता तो आप वैल्यू कैसे देते,
अगर ये फंक्शन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं तो उसको वैल्यू कैसे देते हैं हम? तो हम इसको वैल्यू देते हैं ऐसे, एक फंक्शन की तरह बिल्कुल, कपिल दास, ठीक है। पर आपको पता है गेटर और सेटर हम चाह रहे हैं कि भैया पैरेंथेसिस हट जाए, तो उस सूरत में आपको यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी उसको वैल्यू देने के लिए। कपिल दास जी, इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? और यहाँ पर ये क्या हो रहा है मुझे समझाओ, ये मैंने क्या किया है हनीफ, इसको थोड़ा समझाओ मुझे। सर ये मेरे जी हेलो, हेलो जी 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 बोले बोले। हेलो सर, मैंने कहा ये जो आपने स्प्लिट यूज किया है ये स्पेस की बेस पर कट कर देगा पूरी स्ट्रिंग को, और एरे बना देगा ना स्ट्रिंग का। अब मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा। मैंने यहाँ पर किया क्या है। भाई मैंने क्या बोला था कि जो सेटर फंक्शन है, अगर आप इसको इस तरह के से यूज कर रहे हो कि उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये क्या होगा, सेटर फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि गेटर को। ठीक है, सेटर का काम क्या क्या होता है, सेट करना। ठीक है, तो कपिल दास जो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ना, वो जाके इस पैरामीटर में जाएगी, इस वैल्यू की। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल करके मैं वैल्यू को आपको दिखाऊं तो वैल्यू में आ क्या रहा है, फिर आपको शायद समझ में आ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये देखो कपिल दास, आया समझ में? देखो वैल्यू में देखो क्या आ रहा है, कपिल दास। भाई बात समझ में आ रही है? जी सर। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम और ओबीजे डॉट लास्ट नेम आप करके दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास क्या आ रहा है लास्ट में। ये देखो कपिल और यहाँ कुमार आ गया। ये चेंज क्यों नहीं हुआ लास्ट नेम? अच्छा ये देखो गलती कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब ये लास्ट नेम चेंज हो जाएगी तो कपिल दास हो गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला था कि भाई अगर ये एक मेथड होता, ये एक मेथड होता फुल नेम, तो मैं क्या कर सकता था, ओबीजे डॉट फुल नेम ऐसे करके इसको वैल्यू देता। ऐसा ही है हनीफ। जी सर। पर ये तो एक सेटर है, और सेटर में ये पैरेंथेसिस रखते ही नहीं है, तो ऐसे तो अब नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर उसको वैल्यू देनी तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और आगे फिर उसका आर्गुमेंट यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो ये आर्गुमेंट जाएगा इसके अंदर, और सेटर में आप सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दे सकते हो। मैंने जितना पढ़ा है उसमें मैंने यही पढ़ा है कि उसको सेटर को आप एक ही आर्गुमेंट दे सकते हो। उसकी वजह से मुझे यहाँ पर स्प्लिट का मेथड लगाना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग आ रही है उसको मैं तोड़ दूंगा, एक अरे में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं डॉट स्प्लिट करके यहाँ पर क्या पर हो क्या रहा है, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। ये देखो कपिल और दास, तो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है कपिल, और जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है कपिल, और फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है दास। तो देखो मैंने वही किया है, फर्स्ट नेम को दिया है जीरो इंडेक्स और लास्ट नेम को दिया है फर्स्ट इंडेक्स। ये देखो जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, कपिल पड़ा हुआ है, और वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है दास। तो देखो इसी इसकी वजह से हमारा जो वैल्यूज है वो हो गई चेंज, इसी वजह से आपको अब ये चेंज वैल्यूज मिल रही है। तो ये फायदा होता है। आप जो अरे यूज करते हो ना, ये जो अरे आप यूज कर रहे हो और अरे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जो लेंथ की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, ARR डॉट लेंथ? मेरे ख्याल से ये भी गेटर है, ये भी गेटर सेटर है मेरे ख्याल से। कभी मैंने चेक तो नहीं किया, ना ही मैंने सर्च किया है, पर ये मतलब इसके काउंट को कैसे अपने पास रख पा रही है, ये जो लेंथ की प्रॉपर्टी अरे की, इस अरे के काउंट को, इसकी मतलब जितने भी इसके अंदर मेंबर्स हैं उनके काउंट को अपने पास कैसे रख पा रही है। तो मेरे ख्याल से इसकी बिहाइंड द सीन यही गेटर सेटर चल रहे हैं। अगर आपको लेंथ को सेट करना है तो आप ऐसे ही करते हो एरे डॉट लेंथ,
और आप उसको उसकी लेंथ को 0 कर सकते हो। अनिल समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो लेंथ है ना, मेरे ख्याल से ये भी एक गेटर सेटर वाला काम कर रहा है। यहाँ पर मैं लेंथ लिख रहा हूँ तो ये मुझे उसकी लेंथ बता रहा है, यहाँ से मैं उसकी लेंथ को सेट भी कर पा रहा हूँ। नाम दोनों का सेम है, देखो उसी तरीके से ये देखो नाम दोनों का सेम है, गेटर का नाम भी फुल नेम है, सेटर का नाम भी फुल नेम है, पर यूज करने का डिफरेंट है बस। अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन करोगे तो ये वाला सेटर मेथड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, सेटर मेथड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इसको विदाउट असाइनमेंट किए यूज कर रहे हो तो गेटर वाला मेथड एक्टिवेट हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही मुझे बताओ? तो ये इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको गेटर सेटर प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ खेलना है, मैनिपुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप यूज करो ये गेटर सेटर। और दूसरा फायदा में जैसे मैंने बताया था कि भाई आप यहाँ पर चेक लगा सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो, क्या ये वैल्यू डॉट लेंथ, मैं चाह रहा हूँ कि जो नाम आए वो 4 से बड़ा हो, उसकी लेंथ 5 से बड़ी हो एटलीस्ट, उसकी लेंथ क्या हो 5 से बड़ी हो, वरना ये कोई एरर मुझे दे दे। एल्स console.log error please insert name above then 5 characters, ठीक है। अब इसको मैं कॉल करके देखूंगा तो ये मुझे, अगर मैं 5 लफ्जों से कम की दूं तो ये मुझे पक्का एरर देगा। ये देखो, एरर प्लीज इंसर्ट नेम अबव देन 5। सही है, बात समझ में आ रही है मुझे बताओ तो आगे बढ़ो। गेटर और सेटर समझ में आया आप लोगों को? कोई सर ये सवाल? गेटर सेटर यूज सर ये गेटर सेटर यूज करने के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सेस करें तो पुरानी वैल्यूज आएंगी या नहीं? नहीं, नई वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर पुरानी पता है क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सर ये वाला, मतलब वो रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ रिप्लेस हो जाएंगी। ये अगर आपको ये देख के लग रहा है कि ये तो पुरानी वैल्यूज को शो कर रहा है, पर आप यहाँ पर देखो इफ वाला ब्लॉक तो चला ही नहीं, ये सारी कहानी तो इफ वाले ब्लॉक के अंदर चल रही है, उसकी चेंजिंग सारी तो इफ वाले ब्लॉक पे चल रही है। तो इफ वाला ब्लॉक तो चला ही नहीं है, तो चेंज हुआ ही नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज हुए ही नहीं है। इसी वजह से आपको ये पुराने नाम दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अब ठीक कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ पर कपिल दास अगेन, तो अब चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कपिल और दास आ गया, ठीक है। और ये 0 तो मैंने यहाँ पर नीचे किया हुआ था आपको दिखाने के लिए कि लेंथ की प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल से ये एक गेटर और सेटर है, क्योंकि लेंथ में आप देखो आपको पैरेंथेसिस लगाने नहीं पड़ते। लेंथ में आपको ऐसे पैरेंथेसिस लगाने नहीं पड़ते, और ये प्रोसेसिंग करके दे रहा है आपको, एरे की लेंथ आपको निकाल के दे रहा है। तो कैसे निकाल के दे रहा है? ये कोई आम वेरिएबल तो कर नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये लेंथ जो है गेटर सेटर है, आई थिंक सो। मैंने कभी रिसर्च नहीं की, बाकी मुझे लगता है ऐसा। बात समझ में आ रही है? हनीफ साहब, कोई सवाल हो तो पूछो भाई। हाँ भाई, कोई सवाल यहाँ तक हो तो भाई पूछो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पे। अब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पता है क्या बताता है? वो ट्रू या फॉल्स देगा आपको। इसका काम सिंपल ये है कि भाई ये चेक करके बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसका चाइल्ड है, बस इसका यही काम है। इंस्टेंस मतलब चाइल्ड, किससे बना हुआ है वो, किस टेम्पलेट को फॉलो किया है इस ऑब्जेक्ट ने। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। मैंने किया एक ऑब्जेक्ट, एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ न्यू, ये स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ यहाँ पर। हेलो आई एम अ स्ट्रिंग, ठीक है। लेट ए आर आर, एक अरे बनाता हूँ 1 2 3 4 5। लेट ओबीजे इक्वल टू, भाई
एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ, फंक्शन माय कंस्ट्रक्टर, माय कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर नेम, बस दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और इसको इनिशिएट भी कर देते हैं भाई, लेट कुमार इज इक्वल टू न्यू माय कंस्ट्रक्टर, और ठीक हो गया भाई। और एक क्लास भी बना लेते हैं ताकि सारी चीजें, क्लास माय क्लास कंस्ट्रक्टर, इसको भी नेम दे देता हूँ। आपको पता है बिहाइंड द सीन ये कंस्ट्रक्टर यही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मुझे इतना कोई डिटेल का बताने की जरूरत नहीं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, बस यही काफी है। और जो है इसको भी इनिशिएट कर लेते हैं, न्यू माय क्लास, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बना के रख दी है। अब आपसे मैं सवाल पूछता जाऊंगा, आप लोग जवाब देते जाना। कंसोल डॉट लॉग, हमने भाई प्रोटोटाइप पढ़ लिए है, तो उसी में से ही है। क्या क्या एस टी आर इंस्टेंस ऑफ, क्या एस टी आर चाइल्ड है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का? क्या ये सच है झूठ है हनीफ? क्या ये एस टी आर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का चाइल्ड है कि नहीं? हेलो साद भाई, क्या ये एस टी आर इस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का चाइल्ड है कि नहीं? जी सर है। तो ये क्या आउटपुट देना चाहिए इसको? सर ट्रू आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त, क्या बात है। अब आते हैं, क्या एस टी आर चाइल्ड है सब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का? क्या एस टी आर चाइल्ड है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का? क्या ये सच्चे झूठ है? सर वो पेरेंट है तो ये फॉल्स आएगा। ये कौन पेरेंट है? सर जो एस टी आर है हाँ हाँ, वो सर पेरेंट है। किसका पेरेंट है? आप कह रहे हो कि एस टी आर एक पेरेंट है? ऑब्जेक्ट का सर। देख लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये फॉल्स आएगा ऐसे? जी सर। ये ट्रू आएगा। अब ये ट्रू क्यों आया है इसका रीजन दिखाता हूँ मैं, कंसोल। अब इसका रीजन भी जानो भाई, ये ट्रू क्यों आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बताता है कि ये पर्टिकुलर, अब जैसे कि एसटीआर ऑब्जेक्ट है, ये किसका चाइल्ड है ये बताता है। अगर वो उसका चाइल्ड होगा तो ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग को मैं खोलता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग भाई मेरे सामने खुल चुकी है। अब आगे आगे चलते हैं इसके प्रोटोटाइप के अंदर। मैं गया इसके प्रोटोटाइप में, तो फर्स्ट पेरेंट इसका कौन है? देखो, ये देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, ये इसका फर्स्ट पेरेंट है। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर क्या है? हमारी एसटीआर का फर्स्ट पेरेंट है, और उस स्ट्रिंग का भी एक पेरेंट है। आप समझो एसटीआर का दादा कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से वो हमें ट्रू दे रहा है। ये देखो, ये सबका पेरेंट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, सबका पेरेंट है। ये एसटीआर क्या है? इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, और इस ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट चाइल्ड है। बात समझ में आ रही है साथ भाई? पेरेंट जी चाइल्ड सर। ग्रैंड चाइल्ड वाला रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पर। तो फैमिली तो एक ही है ना। स्ट्रिंग का पेरेंट कौन है? इस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का पेरेंट कौन है? हाँ भाई, सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही बता रहा है ना, ये ट्रू आपके सामने भी है। ये देखो, स्ट्रिंग, इस एसटीआर का पेरेंट ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप में आप जाके देखो तो ये वही आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये रहा। इसी वजह से ये ट्रू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं
मैंने यहाँ पर अगर मैं करूं भाई, हमारे पास अरे एक कंस्ट्रक्टर आता है, अब मैं बोलता हूँ भाई str इंस्टेंस ऑफ एरे कंस्ट्रक्टर, क्या ये ट्रू या फॉल्स है? हेलो, एक मिनट, मुझे कॉल आ सर रही ये है। हेलो, सॉरी, कॉल आ गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग इस एरे कंस्ट्रक्टर का चाइल्ड है कि नहीं? अगर आपने प्रोटोटाइप को समझा होगा तो आप इजीली जवाब दे दोगे इसका। जी सर, चाइल्ड है। स्ट्रिंग नो सर। इस देख लेते हैं। फॉल्स। भाई इसके प्रोटोटाइप में ही नहीं है एरे, तो कहां से देगा ये? इसके प्रोटोटाइप में आपको कहीं एरे दिख रहा है? स्ट्रिंग हमें दिख गया। अब स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप खोलते हैं तो भाई हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप मिलता है, तो आखिरी तो भाई ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये देखो, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, आगे तो कोई प्रोटोटाइप है ही नहीं, इस वजह से अरे जो है स्ट्रिंग का पेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गई जी सर, कहानी समझ आ इसकी। गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अरे की साइड पे। ये सारी चीजें मैं नीचे लेके आता हूँ इसको, बस नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अरे कर दूंगा, ARR। इसको भी मैं कर दूंगा ARR। इसको भी कर दूंगा ARR। और इसको भी मैं कर दूंगा ARR। अब बताएं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? जल्दी बताएं, आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए इन तीनों लाइनों का? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। आपके पास भी नहीं हो रही साथ भाई? सर हो रही है। सर स्टक हो रही है। सर अब आपके आ रही है। इंटरनेट का मसला है, आपका इंटरनेट का मसला है। जी मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब मैं अरे पे ट्राई कर रहा हूँ, ये जो भी हो गलत सलत बोला करो यार, पता तो चले। सर ये फॉल्स आएगा। तीनों तीनों फॉल्स सर ये आएंगे? दो फॉल्स आएंगे, लास्ट वाला ट्रू आएगा। आप कह रहे हो कि ये आउटपुट देगा फॉल्स ऐसे, ये भी फॉल्स देगा ऐसे, जी। जी और ये ट्रू देगा? सर नहीं, ऑब्जेक्ट ट्रू देगा, एरे भी ट्रू देगा, और स्ट्रिंग फॉल्स देगा। देख लेते हैं। तो आप बिल्कुल सही हो, फॉल्स ट्रू ट्रू। फॉल्स सिर्फ स्ट्रिंग पे दिया है, क्योंकि अरे का जो पेरेंट है वो अरे कंस्ट्रक्टर खुद है। ये देखो, अरे। और अरे का पेरेंट कौन है? आप सबको पता है, लास्ट पेरेंट हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है। हर चीज उस ऑब्जेक्ट से निकली हुई। ठीक है, तो ये तो ठीक है। इसको करते हैं बंद। मैं पहले इनको कॉपी कर लूं, ताकि हम नीचे भी यूज कर पाए इसको। मैं करूंगा इसको बंद। अब इसका बताओ भाई मुझे। अभिजय, 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 अब इसका बताओ जरा, इसका क्या आएगा? हाँ भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इसका आउटपुट बताओ जरा। साथ भाई आप बताओगे अभी, क्या आउटपुट आएगा इसका? सर पहला ट्रू आएगा, दूसरा ट्रू आएगा, और तीसरा जो है ना फॉल्स आएगा। आप कह रहे हो कि ट्रू ट्रू फॉल्स? ओके भाई, करके देख लेते हैं। ट्रू ट्रू। अनिल भाई आपका क्या कहना है भाई?
क्या आउटपुट आएगा इसका? सर फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो हनी भाई आप बिल्कुल सही हो, साथ भाई आप गलत हो। भाई ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का चाइल्ड कैसे होगा, हो गया, मुझे ये समझाए। इसका मैं कंस्ट्रक्टर खोलूं प्रोटोटाइप, तो भाई इसका प्रोटोटाइप तो हमारा वो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये देखो, और उसके नीचे तो कोई कहानी है ही नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट लिटरल का जो है ना, जो लिटरल आप बनाते हो उसका पेरेंट ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही होता है, जो हमारा सबसे लास्ट होता है। तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स टू फॉल्स, जो कि हनीफ ने बताया। ठीक है, तो इसको करते हैं कॉपी। अब आते हैं ट्रिकियर पार्ट पे, जो हमने अपने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। इसको इनिशिएट मैंने यहाँ पर किया, इसको मैंने ऊपर लेके आता हूँ, अच्छा पर ठीक हो गया भाई। एक इसके अंदर एक और चीज की एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो वो लिखना पड़ेगा भाई, माय कंस्ट्रक्टर। अब बताओ जी इसका क्या आउटपुट आएगा। इसका क्या आउटपुट आएगा, जल्दी बताएं। जी साद भाई, हनीफ भाई, चुप क्यों हो आप लोग? गलत सर सलत जो भी हो। इसमें सर ये इसमें फर्स्ट जो है वो ट्रू आएगा, आगे। सेकंड सेकंड फॉल्स आएगा, आगे। थर्ड थर्ड ट्रू आएगा आगे। और फोर्थ फॉल्स। बिल्कुल सही है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, जबरदस्त जबरदस्त। क्यों? इसको ट्रू क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने डायरेक्टली अपना कंस्ट्रक्टर बना के उससे ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को खोलूं, तो उसका पेरेंट देखो कौन है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा तो रहा है, पर ये हमारा बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर, ये देखो, ये देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम देखो, माई कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के नाम पे मत जाना, इस कंस्ट्रक्टर के नाम पे जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही हमारा प्रोटोटाइप है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लास्ट में। जबरदस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, फाइनल है। अब यहाँ पर आप देखो, एक एक एरर भी दे रहा है मुझे, एरर तो नहीं दे रहा, मतलब ये देखो, ये 3 कोड बन के आ रहे हैं। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि अब ये 6 में आपकी क्लास वाली आ गई है, डिक्लेरेशन आ चुकी है। तो आप क्लास डिक्लेरेशन का यूज करो, बजाय कि आप पुराने तरीके से कंस्ट्रक्टर बना रहे हो। तो ये जावास्क्रिप्ट खुद रिकमेंड कर रही है हमें कि आप क्लास बनाओ, बजाय वो पुराने तरीका ES5 वाला तरीका यूज करो। अच्छा, अब इसका बता दो फाइनल, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यार ये मैं चारों को एक साथ कैसे सिलेक्ट करूं? यार कौन सी की थी पता नहीं, कंट्रोल थी, मल्टी लाइन कर्सर, किसी को याद है शॉर्टकट? इसे पता था लेकिन भूल गया मुझे। मैं भी भूल गया हूँ, मैंने बहुत यूज किया उसका, पर मैं प्रोग्रामिंग से तकरीबन 6-7 महीने से हटा हुआ हूँ, तो याद नहीं। अच्छा ठीक है, अब इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा। एंड करें क्लास को, एंड नहीं मतलब दूसरे टॉपिक पे पढ़े। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? तो यहाँ पर माय क्लास लिखना था जी। इसका आउटपुट बताएं जल्दी।
सर इसका भी सेम ही आएगा। ट्रू फॉल्स बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये वही चीज है भाई, ये वही चीज है। वो जो हमने कंस्ट्रक्टर ऊपर बनाया ना, ये वो नीचे जो क्लास बनाई है, क्लास उसका एडवांस वर्जन है। मतलब क्या है उसका, सिंथेटिक शुगर। अच्छा, सिंथेटिक शुगर का क्या मतलब है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। क्लास एक सिंथेटिक शुगर है फंक्शन कंस्ट्रक्टर पे, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके ऊपर। तो सिंथेटिक शुगर का क्या मतलब है हनीफ? आपने क्लास अटेंड की थी, मुझे सर बताओ। वो सर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड होता है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सिंपल करके लिखते हैं, उसको सिंथेटिक शुगर कहते हैं। कोई नई चीज को ऐड करता है वो, कोई नया फीचर ऐड करता है वो, या बस वो काम को आसान कर रहा है? सर जो हमारा कोड होता है वो छोटा हो जाता है। मतलब अपनी तरफ से वो कोई एडिशन नहीं करता, पुरानी चीज को बस थोड़ा सा सिंपल कर दिया उसने, यही ना? जी सर, जी जी सर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यही है सिंथेटिक शुगर का मतलब। अब आते हैं हम स्टैटिक कीवर्ड की तरफ। ये स्टैटिक कीवर्ड ओप्स की दुनिया में बड़ा यूज होता है स्टैटिक कीवर्ड, और आप यूज भी कर चुके हो, जैसे कि मैथ का ऑब्जेक्ट। अब स्टैटिक कीवर्ड क्या है, उस पर जाने से पहले थोड़ा मैथ का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। अब सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है? मैं लेट क्लास के थ्रू बना लेते हैं, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टैटिक जो है आप क्लास के साथ यूज करते हो। माय क्लास, ठीक है। और यहाँ पर क्लास में आपको पता है। अब एक और मैं बात बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो ना, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी नहीं है। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना भूल गए, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, खुद से खाली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना देगी खुद से। मतलब एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट खुद से बना देती है। ये पॉइंट मेरे माइंड में अभी अभी आया, तो सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन खुद बना देती है। आपने क्या किया, विथआउट कंस्ट्रक्टर बनाए, उस क्लास को इनिशिएट कर दिया, माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ठीक है? और अगर मैं कंसोल करूं इस माई ओबीजे को, माई ओबीजे, तो आप देखोगे कि ये देखो, ये क्लास कैसे, ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया। आपको पता है ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर तो अंदर मैंने बनाया ही नहीं है, तो ये कैसे चल गया? ये तो एरर देना चाहिए इसको। तो अगर आप नहीं बनाते हो, तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देती है यहाँ पर, ठीक है? खुद से बना देगी, खाली कंस्ट्रक्टर बना देगी, पर खुद से बना देगी, ठीक है? तो इस कंस्ट्रक्टर का फिलहाल मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, जो कि फुल नेम कंसोल, जो कंसोल करेगा, हेलो आई एम जीत कुमार। अभी इस ऑब्जेक्ट को खोल के देखूंगा, तो आपको पता है ये जो मेथड मैंने बनाया, ये कहाँ जाएगा, इसके प्रोटोटाइप में जाता है, ठीक है? ये देखो फुल नेम यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, माई ओबीजे डॉट फुल नेम, फुल नेम। तो ये एक्सेसिबल हो गया, और मुझे इसको फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हेलो आई एम जीत कुमार आ गया। तो अब ये करवाने का मकसद पता है क्या है? ये जो स्टैटिक होते हैं ना, स्टैटिक मेथड, अब यहाँ मैंने स्टैटिक लगा दिया, अब देखना, अब ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। ये देखो, माय फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, हालांकि यहाँ पर ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, फुल नेम यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है। पर जैसे ही मैंने स्टैटिक का कीवर्ड लगाया, इसने क्या बताया कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ये माय फुल नेम, जो फुल नेम है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख लेते भाई कि क्या वाकई ऐसी बात है कि नहीं है। तो ये देखो, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चीज है ही नहीं। ये देखो, यहाँ पर आपको फुल नेम नहीं दिख रहा है, ठीक है? पर आपको ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, खुद के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर वो दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या समझे आप? अब आप डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट बनाए, आप डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट बनाए, आप माय क्लास यूज करके डॉट फुल नेम कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये देखो, ये काम कर सकते हो।
दिस इज द पावर ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड। क्या आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने क्या किया, डायरेक्टली माय क्लास डॉट फुल नेम यूज कर लिया। भाई बात समझ में आ रही है? हनीफ साथ स्टैटिक कीवर्ड का काम समझ में आ रहा है? कि आपको अगर कोई ऐसी फंक्शनलिटी यूज करनी हो जो कि क्लास की, जो सिर्फ आप चाह रहे हो कि क्लास के साथ लिंक्ड हो, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ना आए, तो उससे उसको स्टैटिक बना दो। अब मैथ ऑब्जेक्ट की बात मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से काम करता है। अब मैथ ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए लेट मैथ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू मैथ। आप ऐसे नहीं करते हो, ये एरर दे देगा आपको। आप ऐसे कभी नहीं यूज करोगे, मैथ का ऑब्जेक्ट बनाया फिर उस पर आप रेंडम का मेथड चला रहे हो, आप ऐसे कभी नहीं करोगे, ये आपको एरर दे देगा। ये देखो, मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ये कह रहे हैं कि भाई ये भाई साहब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे करते हो, आप डायरेक्टली उसको, उसकी क्लास को कॉल करते हो। ये क्या है, मैथ एक क्लास है या कंस्ट्रक्टर जो भी कह लो उसको, उस पे रैंडम मेथड डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो। तो ये रैंडम मेथड क्या है, ये जो है आपका स्टैटिक मेथड है जो कि अवेलेबल है उस क्लास के साथ, और ये क्लास के साथ लिंक्ड है, मतलब ये क्लास के साथ चलेगा। कंसोल डॉट लॉग मैथ, ये देखो, ये सारे मेथड्स कहाँ पड़े हुए, उस मैथ क्लास के अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पड़े हुए। ये देखो, ये सारे स्टैटिक मेथड्स हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टीज भी आपको दिख रही है, सारी स्टैटिक प्रॉपर्टीज है, ये सारे स्टैटिक मेथड्स हैं। इसी वजह से आप डायरेक्टली उसकी क्लास के साथ यूज कर पा रहे हो, मैथ की क्लास के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था। अपने इस क्लास के साथ, माई क्लास के साथ डायरेक्टली विथआउट ऑब्जेक्ट बनाए मैं इस फुल नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ द स्टैटिक मेथड। मुझे बताओ स्टैटिक मेथड समझ में आया कि नहीं? बड़ा सिंपल टॉपिक है ये। सर मतलब ये फिक्स हो जाता है इसी क्लास के साथ, हाँ, प्रोटोटाइप ये में मतलब नहीं किसी जाता। ऑब्जेक्ट में नहीं जाता, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाता, किसी ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में नहीं जाएगा। ओके सर। मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्लास मैंने ओपन की, इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ, ठीक है। ये स्टडी का कीवर्ड फिलहाल हटाता हूँ, और इसको खोला, इसको बंद करूंगा क्योंकि अभी ये देगा एरर, ठीक है। तो ये देखो, माई क्लास, ये फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, इसके प्रोटोटाइप में, ये देखो फुल नेम यहाँ पड़ा हुआ है। माई क्लास मतलब इस ऑब्जेक्ट के, जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट माई ओबीजे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है फुल नेम, पर जैसे ही मैं इसको स्टडी कर दूंगा, अब ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट होगा इस क्लास का खुद का, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा तो एक मिनट, सेव नहीं हुआ, ये क्या माजरा है? हाँ सॉरी, ये देखो, अब मैं इसके प्रोटोटाइप में गया तो मुझे नहीं दिख रहा, वो मुझे नहीं दिख रहा, वो जो फंक्शन मुझे नहीं दिख रहा। वो कहाँ दिखेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिखेगा, ये रहा फुल नेम, ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये इस क्लास खुद का पार्ट है, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकता, अभी इस क्लास का खुद का पार्ट है। ये देखो एक्सेस हो गया। तो ये है स्टैटिक कीवर्ड का काम। कोई भी ऐसा फंक्शन आप चाह रहे हो क्लास के साथ लिंक्ड हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ना जाए, तो आप इसको स्टैटिक बना दो। समझ में आया कि नहीं, मुझे आगे बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। सर मतलब इसमें प्रोटोटाइप वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। हाँ कह सकते हो, प्रोटोटाइप तो खत्म नहीं होगा कभी, मैंने देखा तो नहीं है, देख लेते हैं एक मरतबा इसको देख लेते हैं कि भाई क्या ऐसी बात है या नहीं। यहाँ पर गया, मैं प्रोटोटाइप में गया, कंस्ट्रक्टर में गया, देखते कंस्ट्रक्टर, देखो कंस्ट्रक्टर में भी एक प्रोटोटाइप है। वो प्रोटोटाइप क्या है, वो फंक्शन खुद है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर खुद में एक फंक्शन ही है ना। तो यहाँ पर ये इसका प्रोटोटाइप फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप वही आपका ऑब्जेक्ट है लास्ट वाला, ये रहा, ठीक है। तो इस क्लास का भी कोई ना कोई प्रोटोटाइप है, और इस क्लास का प्रोटोटाइप कौन है, फंक्शन। क्योंकि बिहाइंड द सीन आपको पता है ये सिंथेटिक शुगर कन्वर्ट होगा हमारे इस कोड में,
इस कोड पे कन्वर्ट होगा, ये S5 वाले सिंटेक्स में। इसी वजह से आपको ये फंक्शन दिखा रहा है उसका जो प्रोटोटाइप। ये देखो, इसका प्रोटोटाइप आपको ये फंक्शन दिखा रहा है। जी, कोई सवाल? कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, ये ऐसे जल्दी सर समझ में नहीं आते हैं। जी जी। सर इसमें स्टैटिक का कीवर्ड अगर हम लगाते और अगर माय क्लास में कोई उसका चाइल्ड उसको एक्सेस करे तो वो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से नहीं करेगा, मैंने ट्राई तो नहीं किया, पर आई थिंक सो ये उस क्लास से ही रिलेटेड है तो वो नहीं कर पाएगा। सर नहीं करेगा ना सर नहीं करेगा ना, क्योंकि प्रोटोटाइप वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो ये स्टैटिक माय क्लास के हाँ हाँ, साथ ही बिल्कुल स्टैटिक बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई करेंगे इसको, देखे ट्राई करके, ट्राई करके देख लेते हैं, हर्ज नहीं है इसमें। मैंने कभी वैसे ट्राई तो नहीं किया है। क्लास बनाए माई क्लास, तो सर और वैसे यहाँ पर होना नहीं मैं चाहिए। स्टैटिक, हाँ बिल्कुल, इसमें प्रोटोटाइप वाला तो चक्कर तो है नहीं। स्टैटिक फुल है, और ये करेगा कुछ नहीं, बस हम जो है देखना चाह रहे हैं। अब मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा, क्लास माई क्लास 2, और इसकी इनहेरिटेंस करानी है। अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इसके अंदर एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स माई क्लास, इसको 2 बना दूंगा कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो इस क्लास के अंदर आ जाए। तो अगर मैं माई क्लास 2 करके डॉट फुल नेम करूं, क्या ये मुझे आउटपुट देगा? यहाँ पर कुछ करवाना भी पड़ेगा ताकि पता तो चले कुछ हुआ है। ब्ला ब्ला, क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई पॉसिबल है, मुबारक। इसने स्टैटिक मेथड को भी इनहेरिट कर लिया है। सर अभी ये देखो ये चल पा रहा है। इसने क्या किया, इस क्लास के, इस कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को अपने अंदर एक्सेस कर लिया है। इस कंस्ट्रक्टर का भी तो प्रोटोटाइप है ना भाई, इस कंस्ट्रक्टर का भी तो प्रोटोटाइप है ना। ये देखो, सर सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माय क्लास, और मैं जो है ओबीजे, ठीक है। ओ ये देखो, इस कंस्ट्रक्टर का देखो, ये देखो, यहाँ पर भी तो प्रोटोटाइप है ना ये रहा। तो ये उसकी चीजों को भी अपने अंदर समा रहा है, क्योंकि ये इसके कंस्ट्रक्टर को भी अपना पेरेंट मानता है, इसके कंस्ट्रक्टर को अपना अपना पेरेंट मानता है वो, जो एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका भी ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊं आपको, ओबीजे 2 इज इक्वल टू माय क्लास 2 न्यू, और इसको मैं ओबीजे 2 करूं तो ओबीजे 2 प्रोटोटाइप, ये देखो माय क्लास का पेरेंट है, देख रहे हो? ऑटोमेटिक माय सर क्लास की सारी चीज माय क्लास 2 के अंदर आ चुकी है। सर ये अगर इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है तो फिर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करने का फायदा। नहीं नहीं, स्टैटिक कीवर्ड आप समझे नहीं। स्टैटिक कीवर्ड आप चाह रहे हो कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ना है, जो उस क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ क्लास के साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि ये माई क्लास 2 तो एक क्लास है ना, तो वो यूज कर पाएगी, माई क्लास 2 का कोई ऑब्जेक्ट उसको यूज नहीं कर पाएगा। अब बात समझ रहे हो? मैंने अभी ऑब्जेक्ट 2 बनाया है ना, तो ओबीजे 2 करके मैं माई फुल नेम नहीं कर सकता, फुल नेम नहीं कर सकता, ये एक्सेसिबल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर का नहीं चल रही है। ये देखो, फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन। मैंने क्या बोला था, स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जाते हैं। आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया तो ऑब्जेक्ट पे वो नहीं आएंगे, वो सिर्फ उसकी क्लास की हद तक रहेंगे। तो माई क्लास 2 इस क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो उसके स्टैटिक मेथड्स को भी इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो वो जो स्टैटिक मेथड है सिर्फ माई क्लास 2 ही एक्सेस कर सकती है, उसके ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है?
जी सर, अब हेलो। समझ आ गया। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा। ये एक बार समझ में आने वाली तो चीजें है नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आई थी फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहा था। अच्छा, अब आते हैं यूज स्ट्रिक्ट की तरफ। भाई यूज स्ट्रिक्ट क्या है? यूज स्ट्रिक्ट एक डायरेक्टिव है। अब डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन देना। मेरे ख्याल से ये मतलब होगा, मैंने कभी मैंने देखी नहीं है। देख लेते हैं भाई, ये डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। मैंने पढ़ा है कि भाई डायरेक्टिव्स है, डायरेक्टिव्स इन जावास्क्रिप्ट। देख लेते हैं इसकी क्या मतलब है। अ, ये तो एंगुलर जेएस के बारे में बता रहा है। व्हाट इज व्हाट इज डायरेक्टिव इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग वर्ड लिख देता हूँ, ये डायरेक्टिव का वर्ड बड़ा मशहूर है। इन प्रोग्रामिंग डायरेक्टिव ऑफ प्रोग्रामेटिव इज अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड दैट इज हाउ कंपाइलर, मतलब एक कंपाइलर को सजेस्ट करता है। हाँ सॉरी, ब्राउज़र बनी कंपाइलर को बताता है भाई तुम्हें काम कैसे करना है। ठीक है। अब यूज स्ट्रिक्ट लगाने से होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जो भी बग्स आते हैं ना, अनइंटेंशनली, मतलब जो वियर्ड बिहेवियर आप जावास्क्रिप्ट का देखते हो, वियर्ड बिहेवियर से मतलब क्या है मेरा, कि आपने एक जो है एक वेरिएबल को बना लिया ऐसे। ठीक है। अब आपने उसमें कोई वैल्यू डाल दी और कंसोल करवा दिया इसको, कंसोल डॉट लॉग, विदाउट डिक्लेयर किए, तो ये आपको एरर नहीं देगा। ये देखो 20 दे दिया इसने। आपको यहाँ पर वो लेट लगाने की नीड ही नहीं थी। ठीक है। इसने आपको तब भी आंसर दे दिया, जावास्क्रिप्ट ने कोई भी आपको एरर नहीं दिया। ठीक है। तो ये कुछ वियर्ड बिहेवियर्स है जावास्क्रिप्ट के, दूसरी लैंग्वेजेस में ये अलाउड ही नहीं है। जब तक आप उसकी डायरेक्टिव नहीं बताओगे, डायरेक्टिव नहीं सॉरी, उसकी डिक्लेरेशन नहीं करोगे, मतलब आपको वॉर का या कोई किसी चीज का कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का ये वियर्ड बिहेवियर है। और भी वियर्ड बिहेवियर्स हैं, जैसे कि फंक्शन है माय फन के नाम से, और उसमें मैं 3 पैरामीटर ले रहा हूँ, और उसमें से 2 पैरामीटर के नाम मैंने सेम रख दिए। अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, देखना कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी प्लस बी। ठीक है। और मैंने इस फंक्शन को यहां पर कॉल किया 10 20 30। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए हनीफ? व्हाट शुड बी द आउटपुट? सर 10 हाँ, 10 20 30। प्लस प्लस किया हुआ है मैंने, एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका आउटपुट क्या आएगा? सर 60। 60 आएगा पक्का है? सर मेरे ख्याल से 60 नहीं आएगा, ये आएगा 30 30 10 70। ये देखो, एक मिनट। अब इसमें क्या लॉजिकल मसला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 70 आंसर देगा। ये देखो 70। अब आप ये पूछोगे क्यों 70 कैसे आया? 70 भाई ऐसे आया कि आपने यहाँ पर 2 पैरामीटर एक जैसे दे दिए। तो जावास्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करेगा कि भाई इसकी वैल्यू को लेना है या इसकी वैल्यू को लेना है? तो आपको पता है रूल ऑफ थंब क्या है, वो आखिरी वाली वैल्यू को कंसीडर करता है। अगर 2 एक जैसे वेरिएबल्स हैं तो वो आखिरी वाले वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पर मैंने आखिरी वाले वेरिएबल को 30 दिया हुआ है। तो ये जो बी है ना, ये दोनों बी आपको दिख रहे हैं, ये इस बी को डिनोट कर रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं, बजाय के इसको। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो रही है भाई किसको लेना है, तो वो लास्ट वाले को लेती है। इसी वजह से 10 प्लस 30 और 30 हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम ही वेरिएबल्स हैं। तो ये एक वियर्ड बिहेवियर, देखो लॉजिकल आंसर आपका, आपको कोई ये सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा, तो ये क्या एक बग है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूज स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये एरर दे देगा मुझे। ये देखो, डुप्लीकेट पैरामीटर्स नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये देखो डुप्लीकेट। अब मुझे ये एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर डुप्लीकेट पैरामीटर दे रहे हो एक जैसे। कब दे रहा है ये? जब मैं यूज स्ट्रिक्ट का यूज कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसी चीजों से मैं रोकता है कि आप अपने कोड पे कोई ऐसे बग ना कर दो। ठीक है।
तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करो, यूज स्ट्रिक्ट का यूज करो। वो इसी वजह से कहते हैं कि भाई आप कोई बग ना कर बैठो। जैसे कि अभी आपने देखो इतना बड़ा लॉजिकल बग छोड़ दिया कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो 60 पर आउटपुट आपके पास आ रहा है 70। तो ये तो बड़ी अभी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है वहां पर ऐसा कोई बंद हो जाए तो आपके लिए तो बड़ी नुकसान की बात है। इसी वजह से रिकमेंड किया है यूज स्ट्रिक्ट का यूज करो ताकि आपके पास ये मसले हो ही ना। और ये वाला मसला भी, ये वाला कौन सी की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस पे भी वो एरर दे देगा। ये देखो, एड इज नॉट डिफाइंड, ये क्या कह रहा है कि एड जो है आपने डिफाइंड ही नहीं किया है। अब इसको मैं डिक्लेयर करूंगा उसके बाद ये काम करेगा। अब ये काम करेगा, ये देखो 20। और ये कब एरर दे रहा है, जब मैं इसको यूज स्ट्रिक्ट के साथ यूज कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजों के लिए आप यूज स्ट्रिक्ट का यूज करो। कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करो तो अगर आपको ऐसे बग्स से बचना है तो आप इसके लिए उसका यूज करो। और तीसरी चीज क्या है कि भाई आप जो है होस्टिंग का भी इसमें मामला आता है कि आपने वेरिएबल को बनाया नहीं, उससे पहले उसको यूज करो। जैसे फंक्शन के केस में मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। इसको करता हूँ बंद 1 मिनट के लिए, और ये यूज हिस्ट्री को भी कमेंट कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर कॉल कर रहा हूँ। भाई ये क्या आउटपुट क्या देगा मुझे, एरर देगा या ये इसका आउटपुट दे देगा मुझे? क्या ये एरर देगा या नहीं मुझे? मैं इस फंक्शन को उसके बनाने से पहले कॉल कर रहा हूँ। सर ये एरर हाँ आ भाई, जाएगा। नहीं एरर नहीं आएगा। होस्टिंग मैंने पढ़ाई थी ना, ये देखो 60 आ गया। होस्टिंग भूल गए? होस्टिंग जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ये फंक्शन को सबसे टॉप पे लेके जाएगी। पर अगर सर आप पूरा यूज फंक्शन। स्ट्रिक्ट, हाँ ये पूरा फंक्शन जाएगा भाई, ये पूरा फंक्शन ऊपर जाएगा। पर जैसे ही आप यूज स्ट्रिक्ट को यूज करोगे ना, अब ये काम नहीं करेगी। ये काम कर रही है, 1 मिनट। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यूज स्ट्रिक्ट तो मैंने ओपन कर दिया है। ये अच्छा, ये शायद फंक्शन में होस्टिंग की वजह से नहीं कर रहा है। पर अगर वेरिएबल को मैं करने की कोशिश करूंगा ना ऐसे, शायद वेरिएबल के केस में ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई। इसको करते हैं ओपन, और इसको फिलहाल बंद करते हैं। तो अभी तो आउटपुट दे देगा मुझे, ये 20 दे दिया। ठीक है, अभी मैं यूज स्ट्रिक्ट को करता हूँ, हटाता हूँ। तो ये कुछ अजीब बिहेवियर दिखा रहा है मुझे, ऐसा होना नहीं चाहिए। यूज स्ट्रिक्ट लगा हुआ है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। 1 मिनट, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखते हैं। यार ये मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है? यूज स्ट्रिक्ट लगा हुआ है फिर भी ये काम कैसे कर रहा है? सर ये वॉर की वजह से तो नहीं है? हाँ, ये वॉर की वजह से ही होगा शायद। ठीक है, क्योंकि वो होस्टिंग हो रही है तो होस्टिंग ये अलाउ करता है। मैं मुझे लगा था कि होस्टिंग यूज स्ट्रिक्ट अलाउ अलाउ नहीं करता, पर ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट फीचर है, शायद वो अलाउ कर रहा है। एक मिनट यार, मुझे अभी बात समझ में नहीं आ रही। यूज स्ट्रिक्ट फंक्शन, देखते हैं भाई। हम्म यूज स्ट्रिक्ट तो काम कर रहा है, पर ये होस्टिंग शायद अलाउ करता है। ठीक है, होस्टिंग शायद ये अलाउ करता है, मुझे लगा था नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है कि यूज स्ट्रिक्ट हम क्यों यूज करते हैं। इसको आप दोबारा खुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा। जी हनीफ साथ, यूज स्ट्रिक्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। इसका पर्पस समझ में आ रहा है क्यों यूज करते हैं? जी सर।
ठीक है, तो यूज स्ट्रिक्ट को आप चाहो तो ग्लोबली भी यूज कर सकते हो। अभी क्या कर रहे थे हम, ग्लोबली यूज कर रहे थे कि अगर मैंने यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट लगा दिया तो अगर मैं फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल ऐसे बना रहा हूँ, एड इज इक्वल टू 20 कंसोल डॉट लॉग ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा, मुझे आपको पता है फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही कॉल करूंगा ये मुझे दे देगा एरर। ये देखो क्यों एरर दे रहा है कि भाई आपने यहाँ पर वॉर का कीवर्ड नहीं लगाया, लेट का कीवर्ड नहीं लगाया, वॉट एवर जो भी है। ठीक है, ये देखो 20। अब मैं अगर यूज स्ट्रिक यहाँ से हटा दूं तो ये मुझे कुछ भी एरर नहीं देगा, मुझे आउटपुट दे देगा उसका। ठीक है, पर अभी ये मैं यूज कर रहा हूँ ग्लोबली, तो ग्लोबली क्या होगा कि हर किसी चीज पे वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ठीक फिलहाल के लिए। नीचे वाले पे वो एरर दे देगा, अगर मैं नीचे वाले कपिल को कॉल करूं तो वो दे देगा एरर। इसको यूज स्ट्रिक को खोलता हूं तो कपिल पे मुझे वो एरर दे देगा, ये देखो एड इज नॉट डिफाइंड। तो अभी यूज कर रहा हूँ ग्लोबली, तो वो सारी चीजों को चेक कर रहा है। पर आप चाह रहे हो कि सिर्फ यार कुछ पर्टिकुलर चीजों पे वो चेक करे, तो आप क्या करो, उसको उस जगह पे रख दो, मतलब उसके टॉप पे। तो मैं सिर्फ कपिल पे चेक करना चाह रहा हूँ, जीत पे चेक करना नहीं चाह रहा। तो होगा क्या कि भाई यार ये क्या हो रहा है, कपिल पे भी ये यूज स्ट्रिक काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा। मेरे पास ये थोड़ा वियर्डली काम कर रहा है, पर ऐसा होता नहीं। आप ये ट्राई करना खुद से कि यूज स्ट्रिक को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि अगर आप चाह रहे हो कि ग्लोबली ये यूज ना हो, कि ग्लोबली वो सारी चीजों को चेक ना करे, वो सिर्फ कुछ ही चीजों को चेक करे। जैसे कि मैं सिर्फ कपिल वाली फंक्शन के अंदर जो चीजें हो रही है उनको चेक करना चाह रहा हूँ, तो वो सिर्फ उसके अंदर ही काम करे। तो उसके अंदर भी अभी ये काम नहीं कर रहा। ये मुझे कपिल की जो, मैं एक मिनट देखता हूँ कि इंटरनली क्या ये कोड मेरा मसला कर रहा है। आई थिंक सो इंटरनली कोई मसला हो रहा होगा। नहीं, इंटरनली भी ठीक है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट लगा दिया है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे लेट और ये कीवर्ड वगैरह लगाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, और यहाँ पर वो मुझे एरर नहीं दे रहा। दिस इज नॉट थोड़ा पॉसिबल। वैल्यू चेंज। क्या चीज? सर दोनों को 20 दिया है ना, एक वैल्यू चेंज करके दे दो। मैं 25 कर दिया इसको, फिर भी एरर नहीं दिया, हालांकि यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट का यूज हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा ऊपर लेके जाऊं तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, पर ये उसके अंदर काम नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मसला है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जीत के अंदर चेक हो। सर हाँ ये शायद ये देखो, ग्लोबली यूज करता होता है। ये देखो देखो काम कर रहा है, काम कर रहा है, जीत के अंदर काम कर रहा है। पर ये कपिल के अंदर काम क्यों नहीं कर रहा, देख रहे हो? ये कपिल के अंदर काम नहीं कर रहा, जीत के अंदर काम कर रहा है। अरे भाई, जब जीत के अंदर काम कर रहा है तो कपिल के अंदर काम नहीं करने में क्या मसला है। ये देखो, अब शायद ये काम कर जाए। देखो अब काम नहीं कर रहा। अरे यार, अजीब ही चल रहा है सारा। यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पर ये काम कर रहा है, पर वहां नहीं काम कर रहा है कपिल के अंदर। बहरहाल आपको समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कह रहा ग्लोबल यूज करना चाह रहे हो तो उसको सबसे बाहर रखो, तो हर चीज को वो चेक करेगा। मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड आपने रखा हुआ है जो हर चीज को चेक कर रहा है अभी। जी पर सर। आप चाह रहे एक पर्टिकुलर एक जगह, एक ऑफिस के अंदर वो चेक करे बस, और किसी चीज को चेक ना करे। तो आप उसको, जैसे कि मैंने ये फंक्शन जीत के अंदर रखा हुआ है, तो वो सिर्फ जीत को चेक करेगा। अगर मैं इसको कपिल को एक मिनट ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कपिल को चेक नहीं करेगा। पर मैंने जीत को पहले कॉल किया हुआ है, कपिल को बाद में कॉल किया हुआ है। इसकी वजह से, क्योंकि जीत पे एरर आ रहा है तो कपिल पे जा ही नहीं रहा, वो तो कपिल को ऊपर किया। तो अभी देखो ये वियर्ड बिहेवियर बिहेवियर दिखा रहा है, समझ समझ से बाहर है, ये चल क्या रहा है। बहरहाल आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, मेरे पास ये कुछ अजीब तरीके से काम कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया यूज स्ट्रिक्ट क्यों यूज करते हैं हम। अब आता है हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ है, जो है रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। जी, कोई सवाल यहाँ तक? एनी क्वेश्चन?
नो सर। ठीक है, बढ़ते हैं रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ। अगर आपको मैंने जो फंक्शन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ाया था वो समझ में आया था? अगर वो समझ में आ गया तो रेस्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया है। तो अभी थोड़ा इसको बस ओवरव्यू देख लेते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अच्छा, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर दिखता कैसे है वो देखो। ये 3 डॉट, बस ये 3 डॉट ही आपका रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर है भाई। बात समझ में आ रही है? ये 3 डॉट, ये 3 डॉट क्या है? यही रेस्ट है, यही स्प्रेड है। हनीफ साहब, ये जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 3 डॉट मैंने लगाए हुए हैं ना, यही आपका रेस्ट ऑपरेटर है, यही आपका स्प्रेड ऑपरेटर है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर, फिर इसमें से हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ये रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर है? तो भाई ये लोग कहाँ पे यूज किया जा रहा है उसका, उससे पता चलता है कहाँ पे यूज किया जा रहा है। उस चीज से हमें पता लगता है कि भाई ये रेस्ट ऑपरेटर है या ये स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक है, इसके आगे हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ये अब ये बन चुका है प्रॉपर एक रेस्ट या स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, 3 डॉट की निशानी है, मतलब ये आपका कोई रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर। अब मैं आर्गुमेंट फंक्शन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आर्गुमेंट्स के नाम से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज आती है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, सॉरी, फंक्शन। भाई इस आर्गुमेंट का काम क्या है, इस आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का काम क्या है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो रेस्ट ऑपरेटर आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जी, अनीफ और साद भाई, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का क्या काम है, क्यों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? सर उसमें जो हम फंक्शन को पैरामीटर देते हैं, अगर ज्यादा हाँ, पैरामीटर हो तो हम आर्गुमेंट्स लिख देते हैं। वो क्या होते हैं, जितने भी पैरामीटर आप उसको देते हो ना, वो एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में सेव हो जाते हैं। वो एरे लाइक स्ट्रक्चर ही आपका ये आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये चला क्यों नहीं? अच्छा, मैंने नीचे कॉल नहीं किया जी। ठीक है, अब ये देखो आर्गुमेंट में क्या है, अभी तक आपने इस पैरामीटर कोई दिया नहीं है तो यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा। और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ बता रहे कि कितने पैरामीटर आपने इसको दिए हैं। तो अभी तो कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया, तो 0 दिया हुआ है इसने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पैरामीटर इसको आर्गुमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3। अभी देखना ये कहाँ जाते हैं, ये देखो ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में सेव हो गए। उसकी लेंथ देखो 3 हो चुकी है, ये एक एरे बन चुका है। ठीक है, ये देखो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ आर्गुमेंट्स 0, तो ये मुझे क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट काम ऐसे करता है। अब रेस्ट ऑपरेटर भी यही काम करता है, रेस्ट ऑपरेटर भी यही काम करता है। वो क्या करता है, जितने भी आर्गुमेंट्स आप देते हो ना, उसको एक एरे में, इसको एक एरे में रख देता है। वो एक प्रॉपर एरे होता है, ये आर्गुमेंट्स एक प्रॉपर एरे नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर एरे है ही नहीं। ये एक एरे के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये उसकी जैसे दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये एरे होता तो यहाँ पर हमें एरे के मेथड्स मिलते हैं, तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। एरे के मेथड्स हमें कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, पर ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ना, वो एक एरे, प्रॉपर एरे। अब मैं आपको रेस्ट ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था, ये 3 डॉट ही आपका रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। तो अगर आप 3 डॉट्स को एज अ पैरामीटर यूज कर रहे हो, तब वो कहलाता है आपका रेस्ट ऑपरेटर।
जब आप इन 3 डॉट्स को एज अ पैरामीटर यूज कर रहे हो, तब वो रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है। क्योंकि स्प्रेड और रेस्ट दोनों दिखने में सेम है, ये 3 डॉट ही है, जो कि रेस्ट भी है और स्प्रेड भी है, पर उनकी पोजीशन के हिसाब से बताया जाता है कि कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है। तो अगर आप उसको एज अ फंक्शन पैरामीटर यूज कर रहे हो, तो वो कहलाएगा रेस्ट ऑपरेटर। तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट ऑपरेटर। तो इस रेस्ट ऑपरेटर को हम कोई नाम भी देते हैं, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ आर्ग, या आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं उसको जीत दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि आर्ग कोई इसका अपना कोई नाम है। अब मैं इस आर्ग को देखना चाहूंगा, तो अगर देखना है तो आप डॉट नहीं लगाओ, डायरेक्टली उस रेस्ट पैरामीटर का नाम लिख दो। आपको ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका नाम लिखो। अब अगर मैं देखूंगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, कुमार, ठीक है। अभी अगर देखूंगा तो ये मुझे खाली एरे देगा, ये देखो खाली एरे, और ये प्रॉपर एक एरे, ये देखो सारे एरे के मेथड्स पड़े हुए हैं, देख रहे हो? ये एक प्रॉपर आपको एरे देता है, जिसमें आप एरे के सारे फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये फर्क है, बड़ा फर्क है आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट में और रेस्ट पैरामीटर में, क्योंकि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट ES5 का पार्ट है। ये रेस्ट ऑपरेटर या स्प्लिट ऑपरेटर आए थे ES6 में, ठीक है। तो अब रिकमेंड किया जाता है कि आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज करो बजाय इस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के। तो जितने भी इसके अंदर पैरामीटर दूंगा ना मैं, जितने भी 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सारे कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे? इस एरे में स्टोर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हनीफ भाई, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ। जी सर। और ये रेस्ट नाम पता है इसके ऊपर कैसे बढ़ा? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप वैल्यू 1 आपने यहाँ पर कस्टम बना दिए पैरामीटर, ठीक है, वैल्यू 2, और आप चाह रहे हो कि बकाया जो वैल्यूज आए ना वो इस एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में सेव हो जाए, ठीक है। रेस्ट ऑफ वैल्यूज कहाँ सेव हो जाए? एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में, कि जो फर्स्ट 2 वैल्यू में डाल रहा हूँ वो तो इनमें चली जाए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में, पर इसके अलावा जितनी वैल्यू डालूं वो कहाँ जाए? जैसे कि अभी मैंने 9 10, ये सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी? इसके अंदर जाएंगी। इसी वजह से इसका नाम रेस्ट पड़ा है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को आप अपने अंदर इंस्ट्रक्ट कर लो। ये देखो, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं उसको, जीत को खोल के, तो जीत के अंदर देखो, जीत इज नॉट व्हाट, सॉरी, इसको मैंने चेंज कर दिया था ना, मैंने बकाया कर दिया था उसको। तो ये देखो, अब इसके अंदर सिर्फ 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, पर ये 1 और 2 कहाँ गए भाई? ये 1 और 2 कहाँ गए हनीफ? ये 1 और 2 कहाँ गए? ये 3 और 4 तो इसके अंदर आ गए, 1 और 2 कहाँ गए? सर ये वैल्यू 1 और 2 में जगह है। वैल्यू 1 और 2 में, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। पर आर्गूमेंट में आप देखोगे ना, आर्गूमेंट में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर वैल्यू 1 बनाता हूँ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को अपने इधर ले लेता है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यार ये इन दोनों वैल्यूज के लिए मैंने अलग से वेरिएबल यहाँ बनाए हुए पैरामीटर्स, पर ये क्या करेगा? उनको भी यहाँ पर अपने अंदर ले लेगा। ये देखो 1 2 3। तो एक ये बड़ा डिफरेंस है। रेस्ट ऑपरेटर सिर्फ वही वैल्यूज लेता है जो किसी भी वेरिएबल के अंदर ना जाए, ठीक है। तो उसका नाम ही देखो रेस्ट है, मतलब रेस्ट ऑफ द वैल्यूज मुझे दे दो, ठीक है। और मेक श्योर के ये जो रेस्ट ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट होना चाहिए पैरामीटर लिस्ट में। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप इसको सेंटर में यूज कर रहे हो, ऐसे आपको वो एरर दे देगा, आपको ऐसे वो एरर दे देगा, वो कंफ्यूज हो जाए। देखो, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, ये देखो सिंटैक्स एरर दे रहा है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। तो इस बात का आपको बड़ा ख्याल रखना है कि जो आपका रेस्ट ऑपरेटर है ये सबसे लास्ट पैरामीटर होना चाहिए, मतलब पैरामीटर लिस्ट में सबसे लास्ट होना चाहिए, यहाँ पर एंड में, ठीक है। तो ये थी रेस्ट पैरामीटर की कहानी। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं हनीफ? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, तो बस लास्ट स्प्रेड ऑपरेटर करके क्लास को एंड करते हैं। जी सर क्लियर है। ठीक है। अब रेस्ट ऑपरेटर आप भले इतना यूज करो ना करो, पर स्प्रेड ऑपरेटर का बेजहा यूज करने वाले हो। मैंने रिएक्ट में तो मैंने तो बहुत यूज किया स्प्रेड ऑपरेटर का। रेस्ट ऑपरेटर तो चलो मैं इतना यूज नहीं करता था,
पर स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने बहुत यूज किया हुआ है। अब वो क्यों यूज किया हुआ है, क्यों काम आता है, वो देखते हैं। उसके लिए मैं दो एरे बनाता हूँ। रेस्ट ऑपरेटर आप एरे ऑब्जेक्ट दोनों के साथ यूज कर सकते हो, एरे 1 और एरे 2, और एक एरे 3, एक बना दो कंबाइंड एरे, कंबाइंड एरे। ठीक है, कंबाइंड एरे में क्या हो, एरे 1 भी आ जाए और एरे 2 भी आ जाए। मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि एरे 1 भी आ जाए, मतलब कॉम्बिनेशन हो। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैंने मिसाल के तौर पे 1 2 और यहाँ पर रख दिया 3 3 और 4, और मैं चाह रहा हूँ कि कंबाइंड एरे पता है कैसा हो, इन दोनों का मिक्सचर हो, एरे 1 का भी और एरे 2 का भी। ठीक है, 1 2, इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए, इसका आउटपुट मेरे पास ऐसा आना चाहिए, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो अब यूज कैसे करते हैं वो देखो। स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है, सिंपल। अगर आप एरे का साइन यूज कर रहे हो तो क्या करो कि पहले सबसे पहले एरे का साइन बना लो, ठीक है, ऐसे। फिर आप स्प्रेड ऑपरेटर, नाम नाम से ही आप देख लो कि स्प्रेड, उसकी जो एरे की जो वैल्यूज है ना, उसको स्प्रेड कर दो, मतलब उसकी इस वैल्यूज को खोल दो, उसकी जितनी भी वैल्यूज, सब वैल्यूज को खोल दो। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एरे की सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट डॉट ARR1। इससे होगा क्या कि कंबाइंड एरे में ये 1 और 2 आ चुके हैं, मतलब इसकी कॉपी अब आ चुकी है यहाँ पर। अगर आप देखना चाहो, कंसोल डॉट लॉग कंबाइंड ARR, मैंने क्या बोला था, रेस्ट और स्प्रेड दोनों दिखने में सेम है, ये देखो दिखने में सेम है, पर आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो वहां जाके डिफरेंस आता है। तो अगर आप इसको ऐसे स्प्रेड करके खोल रहे हो, मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हो, मतलब फंक्शन पैरामीटर में पास नहीं करते, वो तो वो कहलाता है स्प्रेड ऑपरेटर। कंबाइंड एरे देखा मैंने, तो ये देखो 1 2 आ गया इसके अंदर कंबाइंड एरे में। ये 1 2 कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं। मैंने क्या किया, इस एरे 1 को यहाँ पर खोल दिया, तो खोल दिया तो क्या हुआ, बिहाइंड द सीन यहाँ पर वो ऐसे आ गए, मतलब ये एरे खोल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, डॉट 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 ARR1। अब अगर मुझे इस एरे 2 को खोलना है तो कैसे खोलूं, मैं चाह रहा हूँ कि 3 4 भी यहाँ पर आ जाए। हनीफ, तो कैसे करूंगा। फिर ऐसे ही डॉट 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 एरे 2 डॉट 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 ARR, तो आप कंबाइंड एरे मेरे पास क्या आएगा, 1 2 4। कंबाइंड एरे मेरे पास ये आएगा 1 2 3 4, जैसा मुझे आउटपुट चाहिए था कि 1 2 आया एरे 1 से, 2 3 आया, 3 4 आया। और ये एज अ कॉपी जाएंगे, इनका रेफरेंस नहीं जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ये इनका रेफरेंस नहीं जाएगा। अगर मैं रेफरेंस में, पता है आपको मसला क्या होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रेफरेंस में क्या मसला होता है। अभी मैं दिखाता हूँ रेफरेंस में क्या मसला होता है। लेट ARR, भाई रेफरेंस में क्या मसला होता है हनीफ, यार मैं पढ़ा चुका हूँ ये। सर रेफरेंस में ये मसला होता है कि उसका रेफरेंस कॉपी होता है, उसके बाद अगर कोई आप चेंज नहीं करेंगे अगर तो मैं, जी जी जी, ये देखो मैंने अगर ऐसे किया ना, ठीक है, अब मैं दोनों को कंसोल करा के दिखाता हूँ होता क्या है। ये दोनों सेम ही चीज है, ARR2। ठीक है, अब आप बोलोगे आपने तो उसको असाइन कर दिया तो वैसे भी वो सेम ही होगा, पर अगर मैं ARR2 में कुछ पॉप कर दूं तो वह इससे भी पॉप हो जाएगा। ये देखो, ये देखो 1 1 बच गया, मतलब ओरिजिनल एरे को भी चेंज कर रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अगर आपको सिर्फ कॉपी बनानी है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो स्प्रेड ऑपरेटर का। अब स्प्रेड ऑपरेटर में, ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 1 2, ये 1 2 जो है, ये 1 2 जो है एरे 2 में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, एरे 1 को यहाँ पर खोल दूंगा। ठीक है, अब मैं ARR2 को खोलता हूँ पॉप, और दोनों को कंसोल कराता हूँ, डॉट लॉग ARR 1 और 2। तो आप देखोगे, ये देखो, एक मिनट, ये कंबाइंड एरे यहाँ पर हो रहा है, मुझे अभी इसको नहीं देखना। ये देखो एरे 2 से तो वो पॉप हो चुका है, पर देखो ओरिजिनल एरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कॉपी गई है, मतलब
रेफरेंस नहीं गया, ये वैल्यूज की कॉपी गई है, सिंपल। तो एक तो ये फायदा है स्प्रेड ऑपरेटर का। अनिल समझ में आया मुझे बताओ? ठीक है, तो ये था स्प्रेड ऑपरेटर, ये आपने यूज किया एरे के साथ। अभी आते हैं उसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं। मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट लेट ओबीजे नेम जीत एज 28, ठीक है। लेट ओबीजे टू इज इक्वल टू, अब मुझे इसको स्प्रेड करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट 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 ओबीजे, सिंपल। और अब अगर कंसोल करा के देखूंगा, ये भी कॉपी बनाता है, ठीक है, ये भी आज याद रखो। स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा आपको कॉपी बना के देगा। ओबीजे ओबीजे टू, ये देखो कॉपी बन चुकी है। अब इसका फायदा पता है क्या है, आपने इसको स्प्रेड तो कर दिया, पर आप चाह रहे हो कि यार ये वैल्यू अपडेट हो जाए, तो आप यहाँ पर सिंपल जाके इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ऐसे नेम यहाँ पर आपने कंपेल कर दिया उसका, अब ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी इसकी ओबीजे टू की, ये देखना, ये देखो कंपेल हो गया। तो ये आप बड़ा यूज करोगे, आप आपके पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप उसमें से सिर्फ एक दो प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे चेंज करोगे। आपने क्या किया, इस नेम वाली वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, आपने ऐसा किया, देखो नेम जेके यहाँ पर चेंज कर दिया, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर कॉपी होके आ गई। आपने फिर क्या किया, उसको नेम को यहाँ पर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर इसलिए आपको वो कपेल दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आज बस ओवरव्यू आपको मिल गया, समझ में आ गया कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको और समझ में आएगा। कोई सवाल यहाँ तक हनीफ और साद आपका हो तो पूछ लो, हमारी क्लास ओवर हो चुकी है। सही है सर। समझ में आया आज का टॉपिक, मुझे बताओ। जी सर। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।